वेलकम टू द लॉ पिलर, दिस साइड तान्या सिंघल। आज हम लोग करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज में भी हम स्टार्ट करेंगे जो 2025 दिसंबर में पेपर हुआ है वो। क्यों? क्योंकि यूजीसी अपने जो लेटेस्ट पेपर होता है उनसे क्वेश्चंस बहुत पूछता है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछता है, तो हम उसके ऑप्शंस भी देखेंगे और जो सही करेक्ट ऑप्शन है वो भी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट हैज द ओरिजिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जो डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट है वो कहाँ से निकल के आई है, उसका ओरिजिन जो है वो कौन से केस से होता है, तो वो होता है प्रिस्टली वर्सेस फॉलर के केस से। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट और टॉट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन फेवर ऑफ द एससी एंड द एसटी इज गवर्न्ड बाय व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो सीट्स का रिजर्वेशन होता है इन फेवर ऑफ एससी एंड एसटी, तो वो कौन से आर्टिकल से गवर्न होता है, तो वो होता है हमारा आर्टिकल नंबर 15 से गवर्न। Next question. Make the incorrect statement about the circumstances in which LLP may be wound up by the tribunal. ऐसे कौन कौन से circumstances हैं जहाँ पे LLP जो है वो ट्रिब्यूनल के द्वारा वाउंड अप की जाती है। हम जब LLP एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें वाउंड अप के 2-3 तरीके होते हैं। जो LLP होती है वो खुद से भी जाके वाउंड अप करवा सकती है, और जो ट्रिब्यूनल है अगर उसको कुछ लगता है कि LLP ने कुछ फॉलो नहीं किया है, कोई लॉ वगैरह फॉलो नहीं किया है, एलएलपी एक्ट फॉलो नहीं किया है, एनुअल रिटर्न्स वगैरह टाइम पे फॉलो नहीं की है, जो टाइमलाइन दी हुई है उसको फॉलो नहीं किया है, तो ट्रिब्यूनल भी एलएलपी को वाउंड अप करवा सकते हैं बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर। तो ऐसे कौन कौन से केसेस हैं, पर हमें इसमें क्या बताना है, हमें बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट नहीं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। यूजीसी में बहुत क्वेश्चन आते हैं इनकरेक्ट से रिलेटेड, तो जब भी आप क्वेश्चन करें, स्क्रीन के सामने बैठे हो, सॉल्व कर रहे हो, तो ध्यान रखिएगा कि इनकरेक्ट पे एक अलग से कुछ ना कुछ मार्क कर लें। अब क्योंकि स्क्रीन होगी तो आप मार्क तो नहीं कर पाएंगे, बट नीचे एक बार लिख लें कि इनकरेक्ट से पूछा है। जो आपको रफ पेपर्स मिलते हैं उस पर एक बार ध्यान से लिख लें कि इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट से पूछा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम इनकरेक्ट नहीं देखते हुए करेक्ट के हिसाब से आंसर लगा देते हैं और वो आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इनकरेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो उन पर बहुत स्पेसिफिकली ध्यान रखिए, क्योंकि वो मार्क्स बहुत अखरते हैं। अगर आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है तो वो बहुत अखरता है, और यूजीसी पूछता है इनकरेक्ट से रिलेटेड। पेपर 1 में भी पूछता है, पेपर 2 में भी पूछता है, स्पेसिफिकली में पेपर 2 में बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट है, वेयर फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 3 months द नंबर ऑफ पार्टनर्स इज रिड्यूस्ड टू बिलो 2। अब वैसे तो ये स्टेटमेंट ठीक होता, बट इसमें क्या लिखा है 3 months, और एक्चुअली में जो बैरेक्ट में दिया है वो 3 months नहीं दिया है, बैरेक्ट में दिया है 6 months। तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया। अगर 6 months से ज्यादा बिलो 2 हो जाते हैं मेंबर्स, तो एलएलपी को वाउंड अप करवाया जा सकता है बाय ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट, इफ द एलएलपी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है, ट्रिब्यूनल कर सकता है, वाउंड अप करवा सकता है अगर सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट जाता है एलएलपी। इफ द एलएलपी हैज मेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी और एनुअल रिटर्न फॉर एनी 2 consecutive फाइनेंशियल ईयर्स। 2 consecutive फाइनेंशियल ईयर्स की जगह अगर लिखा होता 5 consecutive फाइनेंशियल ईयर्स तो सही हो जाता। तो पहले वाले स्टेटमेंट में क्या गलत हो गया, 3 months की जगह क्या आना चाहिए था, 6 months। दूसरे वाले में क्या आना चाहिए था, दूसरा वाला सही स्टेटमेंट है। तीसरे वाले में जो है कि 2 consecutive फाइनेंशियल ईयर्स में वो किया हो, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की हो, तो 2 की जगह होने चाहिए थे 5। एंड द लास्ट वन इज, इफ द एलएलपी इज अनेबल टू पे इट्स डेट, ये सही है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन कौन से हो गए, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया ए एंड सी, क्योंकि ए में 6 months था, होना चाहिए था, और सी में 2 की जगह 5 months होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग केस प्राइमरीली डील्स विद द कांसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड से कौन सा केस डील करता है, तो वो करता है सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट केस, सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन क्या दिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ रिकॉग्नाइज्ड एग्जांपल ऑफ एंट्रेंच्ड कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन। सही बात है, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो एंट्रेंच्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का एक माना जाता है कि वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल, रिकॉग्नाइज्ड एग्जांपल है, और इसका रीजन दिया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज द ओल्डेस्ट स्टिल फंक्शनिंग एंड लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो जो उसमें लिखा है ना लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वो गलत है, क्योंकि एक्चुअल जो बात है वो है इट इज द शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो लॉन्गेस्ट वाली बात जो है वो गलत है, इसलिए पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया। असर्शन इज करेक्ट बट द रीजन इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट, अब हमें बताने हैं मैच द फॉलोइंग इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है ऑन कांसेप्ट ऑफ राइट टू डेवलपमेंट, और उसके ईयर्स दिए। तो फर्स्ट है डिक्लेरेशन ऑन द राइट टू डेवलपमेंट बाय द जनरल असेंबली, ये पास हुआ था 1986 में।
नेक्स्ट है दरबान डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ये आया था 2001 में। मिलेनियम डिक्लेरेशन पास हुआ था 2000 में, और वियना डिक्लेरेशन एंड द प्रोग्राम ऑफ एक्शन हुआ था 1993 में। तो ए का होना चाहिए 3, बी का होना चाहिए 4, सी का 1 एंड डी का 2। ये सारे ही डिक्लेरेशंस इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। राइट टू डेवलपमेंट बाय द जनरल असेंबली, डिक्लेरेशन ऑन द राइट टू डेवलपमेंट, ये आया था 1986। दरबान डिक्लेरेशन 2001, मिलेनियम डिक्लेरेशन 2000, और ये वाला तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार यूजीसी में आ चुका है इसके पहले भी, वियना डिक्लेरेशन ऑन द प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ये आया था 1993 में। वेरी इंपॉर्टेंट, चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, तो इसका हो गया सही, करेक्ट हो गया हमारा ये। नेक्स्ट, नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट वाज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। ये थोड़ा सा रैंडम क्वेश्चन है, क्योंकि यूजीसी में इनेक्टेड और इन्फोर्समेंट की डेट्स और ईयर्स वैसे नहीं आते हैं, बट वही थोड़े रैंडम क्वेश्चन तो यूजीसी पूछता है। तो दिस वाज वन ऑफ सच क्वेश्चन, ये हुआ था इनेक्ट 2004 में। नेक्स्ट, assertion reason, the owner in possession of the thing has the right to exclude all others from the possession and enjoyment of it। जो ओनर होता है, जिसके पास पोजेशन भी होता है, उसके पास राइट होता है कि वो एक्सक्लूड कर सकता है पोजेशन और एंजॉयमेंट से बाकी सबको, क्योंकि वो ओनर है। इसलिए ओनरशिप में एक सबसे इंपॉर्टेंट राइट आता है, राइट टू एक्सक्लूड अदर्स, राइट टू एंजॉय इट एंड राइट टू एक्सक्लूड अदर्स। तो ये बात तो सही है। रीजन देखते हैं, द राइट टू मेंटेन और रिकवर पोजेशन ऑफ अ थिंग एज अगेंस्ट ऑल अदर्स इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ओनरशिप। वही जो हमने बात की कि ओनरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट राइट ही क्या होता है, जिसमें हम दूसरों को एक्सक्लूड कर सकते हैं। हमारा खुद का राइट तो होता ही है एंजॉयमेंट का, साथ ही साथ हमारे पास राइट होता है कि हम दूसरों को एक्सक्लूड कर सकें उसके पोजेशन और एंजॉयमेंट से। तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन ही है जो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। नेक्स्ट, Who among the following defines legal right as legally protected interest? किसने डिफाइन किया लीगल राइट को as legally protected interest? तो वो थे आयरिंग। 3-4 बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब ये हैं डॉक्ट्रीन्स हैं और हमें केसेस से मैच करनी है। तो पहली है डॉक्ट्रीन ऑफ ट्रुथ एंड सब्सटेंस, इससे रिलेटेड केस है पीके मुखर्जी वर्सेस बैंक ऑफ खुलना। नेक्स्ट है डॉक्ट्रीन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, तो वो है वेलिस वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी, तो वो है एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एंड द लास्ट वन इज डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, तो वो हो जाएंगे केसीजी नारायण देव वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रुथ एंड सब्सटेंस ए का हो गया 3, बी का हो गया 4, सी का हो गया 2 एंड डी का हो गया 1। करेक्ट ऑप्शन विल बी 3। सारे इंपॉर्टेंट केसेस एक बार फिर देख लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रुथ एंड सब्सटेंस पीके मुखर्जी, डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस वेलिस वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर, डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी वो जाएगा एम करुणानिधि, एंड डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन का हो जाएगा केसीजी नारायण देव वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द डिसीजन इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ल बी देसाई? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र प्रफुल्ल बी देसाई का केस जो है वो जाना जाता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को रिलेटेड, जिसमें गाइडलाइंस दी थी कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में। जो कोर्ट की डेली डे टू डे प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना है, उसके लिए गाइडलाइंस आई थी। तो उसमें बताया गया था कि जो विटनेस होता है उसकी जो रिकॉर्डिंग होती है, उसके जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसको हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड गाइडलाइंस थी। अब हमें इसमें बताना है कि उस केस से रिलेटेड कौन से ट्रू स्टेटमेंट्स हैं। तो द फर्स्ट गिवन इज द लॉ मस्ट अडॉप्ट टू द चेंज इन सोसाइटी एंड शुड एक्सेप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी। साफ साफ उसी केस की बात को एक्सप्लेन कर रहा है। उसमें बोला गया था कि अडॉप्ट करना चाहिए लॉ को न्यू टेक्नोलॉजी को। नेक्स्ट, द एविडेंस इन अ क्रिमिनल ट्रायल कैन बी बोथ ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इंक्लूडिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें बोली गई थी। देखो, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री वाली जो बात थी वो तो ऑलरेडी एविडेंस एक्ट में लिखी हुई है कि जो एविडेंस होते हैं वो ओरल भी हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकते हैं। पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वाली बात धीरे धीरे निकल के केसेस से और उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और उसके बाद एविडेंस एक्ट में चेंजेस से आई है। तो 2003 में वाला जो केस था इसमें बोला गया था कि जो एविडेंसेस होते हैं क्रिमिनल ट्रायल में वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस भी इंक्लूडेड होगा उसके थ्रू भी हो सकते हैं, उसको भी हम एज एविडेंस ही कंसीडर करेंगे। तो ये दो स्टेटमेंट्स तो साफ साफ दिख रहे हैं कि सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एविडेंस एज डिफाइंड इन सेक्शन 3। बिल्कुल ही अपोजिट स्टेटमेंट हो गया ये। नेक्स्ट, प्रेजेंस अंडर आर्टिकल 273 सीआरपीसी कैन नॉट इंक्लूड प्रेजेंस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये भी बिल्कुल अपोजिट स्टेटमेंट है, क्योंकि इसी के अपोजिट बोला गया था कि जो सेक्शन 273 है जिसमें प्रेजेंस
मंगवाई जाती है अक्यूज्ड की और भी विटनेसेस की, तो उसमें हम इंक्लूड करते हैं प्रेजेंस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जबकि इसमें लिखा है कि हम नहीं कर सकते हैं। तो सी और डी वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो गया, ए और बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। तो आंसर हो गया ए एंड बी ओनली। नेक्स्ट, which of the following case illustrates the patent bargain metaphor which is an application of social contract theory? पेटेंट बार्गेन मेटाफोर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा आईपीआर में, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। पेटेंट बार्गेन मेटाफोर, इससे रिलेटेड केस है यूनिवर्सल ऑयल प्रोडक्ट वर्सेस ग्लोब ऑयल एंड रिफाइनिंग कंपनी। पेटेंट बार्गेन मेटाफोर। नेक्स्ट, which of the following statements are correct? The idea of three branches of government was advocated by Montesquieu, सही बात है, Montesquieu ने दिया था three branches of government। The US Supreme Court decided the case of Marbury versus Madison in the year 1803, ये भी बात सही है। Article 3 of the US Constitution is identified with the independence of judiciary, ये भी ठीक है। The 9th Amendment to the US Constitution provides prohibitions against cruel and unusual punishment, ये गलत है। The 8th Amendment to the US Constitution provides for rights retained by the people, अपोजिट लिखा हुआ है। एक्चुअली में जो 9th अमेंडमेंट है वो रिलेटेड है राइट्स रिटेन बाय द पीपल, और जो 8th अमेंडमेंट है इट इज रिलेटेड टू द प्रोहिबिशंस अगेंस्ट क्रूअल एंड अनयूजुअल पनिशमेंट। तो ये बिल्कुल ही अपोजिट हो गए। 8th वाला बात करता है प्रोहिबिशन अगेंस्ट क्रूअल एंड अनयूजुअल पनिशमेंट, और जो 9th है वो बात करता है राइट्स रिटेन बाय द पीपल। इसलिए स्टेटमेंट कौन कौन से करेक्ट होगा? ए, बी एंड सी ओनली। नेक्स्ट, arrange the following grounds of divorce in the order of their appearance under section 13 clause 1, 13 subsection 1। सबसे पहला दिया है suffering from venereal disease, cease to be a Hindu, renounce the world, has not been heard और cruelty। तो सबसे पहले आ जाएगा cruelty, 1A में दिया है, उसके बाद cease to be Hindu 2 में दिया है, उसके बाद दिया है venereal disease 5 में, उसके बाद दिया है renounce the world 6 में, एंड हैज नॉट बीन हर्ड फॉर 7 years, ये दिया है 7 में। याद करने का तरीका 7 years की बात 7 में दी गई है। अब देख लेते हैं। सबसे पहला क्रूएलिटी ई, एक ही ऑप्शन देख के मिल गया हमें, एक ही ऑप्शन देखते से मिल गया। आंसर क्या होगा? ई। उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास? सीज टू बी हिंदू, उसके बाद आ रहा है वेनरल डिसीज, उसके बाद आ रहा है हमारे पास रिनाउंस द वर्ल्ड सी, और लास्ट आ रहा है डी 7 years से। वो सुना, अगर उसके बारे में किसी ने सुना ही नहीं है, जो लोग सुनते अगर वो जीवित होता तो डिवोर्स का वो एक ग्राउंड बन जाता है। नेक्स्ट, assertion reason in England due to historical reasons British Parliament is a judicial as well as legislative body, सही बात है। There is no written constitution to limit the authority of the Parliament in the Britain, ये बात भी सही है, बट दिस इज नॉट द रीजन। इंग्लैंड में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसको जुडिशियल एज वेल एज लेजिस्लेटिव बॉडी माना जाता है, क्योंकि उस टाइम पे कोई यूके का ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं होता था जो आज के टाइम पे तो है। तो हिस्टोरिकल, अगर हम हिस्टोरिकली देखेंगे तो वहां पे जो पार्लियामेंट थी वो बोथ जुडिशियल और लेजिस्लेटिव बॉडी ही मानी जाती थी। बट रीजन ये नहीं है कि कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। तो बोथ अपने आप में तो करेक्ट है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि असर्शन। नेक्स्ट, आर्टिकल 30 ऑफ द, भाई असर्शन रीजन, आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर्स अ राइट ऑन ऑल मिनोरिटीज टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 30 बिल्कुल इसी के बारे में बात करता है। रीजन देखते हैं। द राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बाय द मिनोरिटीज इज बेस्ड सोलली ऑन रिलीजन, ये गलत है, क्योंकि आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है कि जो माइनॉरिटी के साथ साथ लैंग्वेज कि लोग भी जो माइनॉरिटी में है वो भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो असर्शन तो करेक्ट है, बट रीजन गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है स्पेसिफिकली कि सोलली ऑन रिलीजन, सोलली लिखते ही उनका रीजन गलत हो गया। रिलीजन के साथ साथ आना चाहिए था लैंग्वेज भी। तो असर्शन करेक्ट है बट रीजन गलत है। असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग केसेस क्रोनोलॉजिकली। सबसे पहले दिया है मिनर्वा मिल्स का केस, शमशेर सिंह का केस, एसपी आनंद और यूएन राव। तो देख लेते हैं। सबसे पहले आया था यूएन राव वर्सेस श्रीमती इंदिरा गांधी 1971 में, उसके बाद आया था हमारे पास शमशेर सिंह 1974 में, फिर आया था मिनर्वा मिल्स 1980 में। अब देख लेते हैं इसकी क्रोनोलॉजी। सबसे पहले डी 1 और 2, डी के बाद आया था हमारे पास शमशेर सिंह बी, उसके बाद आया था हमारे पास मिनर्वा मिल्स ए,
ये हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग प्रोविजंस फ्रॉम आईटी एक्ट। आईटी एक्ट से जो स्टार्टिंग के सेक्शंस हैं उससे रिलेटेड हमें क्रोनोलॉजी लगानी है। तो वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इन गवर्नमेंट एंड एजेंसीज, रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और पब्लिकेशन ऑफ रूल्स। ये सीधे दिए हुए हैं वैसे तो सबसे पहले आ जाएगा यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, सेक्शन नंबर 6। फिर आ जाएगा सेक्शन 7, रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। उसके बाद पब्लिकेशन, सेक्शन नंबर 8 एंड वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कि अमेंडमेंट से आया था, तो ये है सेक्शन नंबर 10A। तो सबसे पहले कौन सा हो गया, बी, सी, डी एंड ए, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, which of the following cases decided by the Supreme Court of India primarily deals with the maintenance to be paid in case of live-in relationship। live-in relationship से related guidelines आई थी स्पेसिफिकली मेंटेनेंस को लेके कि अगर कोई कपल लिव इन रिलेशनशिप में रहता है और अगर मेंटेनेंस की बात आती है तो उसके लिए क्या किस तरीके से डिसाइड किया जाएगा और मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो कौन सा केस था वो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लैंडमार्क केस है, चनमुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा, वेरी इंपॉर्टेंट। Next, under which doctrine a person is liable if he intended to kill X but kills Z, whose death he neither intended nor knows to be likely to cause। कौन सा है वो डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मलाइज, सेक्शन नंबर 301। अगर हम आईपीसी की बात करें तो ट्रांसफर ऑफ मलाइज क्या बोलती है, ट्रांसफर ऑफ मैलिस बोलती है कि अगर एक व्यक्ति किसी एक्स व्यक्ति को मारना चाहता था बट बाय मिस्टेक वो एक्स की जगह वाई को मार देता है तो ऐसा माना जाएगा जैसे कि उसने यही सोच के मारा था कि वो वाई को मार रहा है। इसी डॉक्ट्रिन को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ मैलिस, कि उसका इंटेंशन उसी व्यक्ति को मारने का था ताकि पनिशमेंट दी जा सके, क्योंकि वो मार रहा तो चाहता ही था, उसका इंटेंशन तो था ही, बट बाय मिस्टेक अगर कोई और भी उसके द्वारा मारा जा रहा है, मर्डर किया जा रहा है, तो वो उस व्यक्ति के लिए भी पनिशेबल होगा। वो ये ग्राउंड नहीं ले सकता है कि मैं तो वाई को मारना ही नहीं चाहता था, क्योंकि इंटेंशन तो उसका मर्डर का ही था, इसलिए। नेक्स्ट, Which of the following statements are correct about e-rickshaw and e-cart as per the Motor Vehicles Act? कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, तो भाई इट इज अ बैटरी पावर्ड व्हीकल, सही बात है। पावर इज नॉट एक्सीडिंग 4000 वॉट, ये बात भी सही है। इट इज 3 व्हील्स फॉर कैरिंग पैसेंजर्स ओनली, नहीं भाई ऐसा नहीं है, पैसेंजर्स के लिए नहीं, गुड्स के लिए भी होते हैं जो ई रिक्शाज और ई कार्ट होते हैं। एंड इट इज नॉट अ स्पेशल पर्पज व्हीकल, बिल्कुल गलत बात है, इट इज अ स्पेशल पर्पज व्हीकल, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इसलिए रन कर रही है ताकि पेट्रोल को हम कम यूज करें, हम इलेक्ट्रिसिटी से हमारे जो रिक्शाज वगैरह हैं उनको चलाएं। तो इट इज अ स्पेशल पर्पज व्हीकल, तो ए एंड डी इज करेक्ट बट सी एंड डी इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट, in which of the following case the Supreme Court declared that till a law is made by the Parliament, the appointment to the post of Chief Election Commissioner of India and Election Commission shall be done by the President of India on the basis of the advice tendered by a committee। कमिटी की एडवाइस पे जो पोस्ट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और इलेक्शन कमिश्नर की, उनको फिल किया जाएगा जब तक कि पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बना दिया है। ये कौन से केस में कहा गया था, तो वेरी इंपॉर्टेंट केस ये है, अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट केस है, एक दो बार और भी एग्जाम्स में, जुडिशरी एग्जाम्स वगैरह में आ चुका है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट केस है। नेक्स्ट, which of the following cases deals with the interpretation of the personal liberty under article 21 of the constitution of India? कौन कौन से केसेस हैं जो पर्सनल लिबर्टी टर्म है आर्टिकल 21 में, उससे डील करता है। तो खड़क सिंह बहुत इंपॉर्टेंट केस है, उसी चीज से बिल्कुल डील करता है। फिर है हमारे पास मोहिनी जैन, नहीं मोहिनी जैन एजुकेशन से रिलेटेड है। उसके बाद है मनेका गांधी, पर्सनल लिबर्टी से डील करता है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। और AK गोपालन भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है पर्सनल लिबर्टी से, आर्टिकल नंबर 21 से। तो इसका आंसर हो गया A, C एंड D, A, C एंड D ओनली, क्योंकि मोहिनी जैन एजुकेशन से रिलेटेड है ना कि पर्सनल लिबर्टी से। नेक्स्ट, which of the following right is not available under the sale of goods act to the unpaid seller, जो सेक्शन 45 में डिफाइंड है, notwithstanding that the property in the goods may have passed to the buyer। बायर के पास प्रॉपर्टी चली गई, पैसा नहीं आया, फिर भी कौन कौन से राइट्स होंगे जो अनपेड सेलर के पास होंगे। तो लीन ऑन द गुड्स फॉर द प्राइस, लीन का राइट तो होता ही होता है, हमें बताना है कि नॉट अवेलेबल, जो है वो नहीं बताना है, जो नहीं है। तो लीन का राइट तो होता है अनपेड सेलर के पास। इन केस ऑफ द इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट आफ्टर ही हैज पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ देम। अगर सेलर अपने गुड्स से पार्ट विथ हो चुका है, ऑलरेडी डिलीवरी के लिए भेज दिए हैं, बट
ट्रांजिट में है, उस तक नहीं पहुंचे, बायर तक नहीं पहुंचे हैं, तो राइट आ जाएगा स्टॉपिंग द गुड्स, गुड्स को रोका जा सकता है, वो बायर तक नहीं जाएंगे, तो ये दोनों राइट्स तो होते हैं। नेक्स्ट, अ राइट ऑफ रीसेल एज लिमिटेड बाय द एक्ट, राइट ऑफ रीसेल एक्ट देता है अनफिट सेलर को वो, बट उसकी कंडीशंस हैं जो दी हुई है। अ राइट ऑफ विथ होल्डिंग डिलीवरी, विथ होल्डिंग डिलीवरी का राइट नहीं होता है, नहीं होता है, तो कौन सा राइट नहीं है, एक बार गुड्स पास कर दिए बायर को पास करने के बाद डिलीवरी रोकने का राइट नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, in which of the following case the Supreme Court of India directed the courts and the tribunals to ensure that all uploaded judgments and orders are signed using digital signature, जो judgments हैं उनको डिजिटल सिग्नेचर करके साइन करना है। ये कौन सी केसेस में बोला था, ये बोला था अमीना बेगम वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना 2023 का केस है जो। नेक्स्ट, who among the following are included in the definition of manufacturer, मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कौन कौन इंक्लूडेड है, तो मेकर होगा, मेकर ऑफ गुड्स वो मैन्युफैक्चरर में आएगा। वन हु असेंबल्स, ये भी मैन्युफैक्चरर का पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है। हु पुट्स हिज ओन मार्क ऑन गुड्स, ये भी है। वन हु सेल्स गुड्स, ये नहीं आएगा क्योंकि ये तो सेलर हो गया। तो ए बी एंड सी तीनों ही मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन में इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट, certain principles to distinguish obligatory from recommendatory injunctions can be found in which of the following ancient Indian text, कौन से टेक्स्ट में डिस्टिंग्विश करने के लिए प्रिंसिपल्स दिए ऑब्लिगेटरी फ्रॉम रिकमेंडेटरी इंजंक्शंस को, तो वो है मीमांसा। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो सबसे पहले दिया है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो बी से स्टार्ट हो रहा है, बी सी ए एंड डी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, हॉलैंड रिमार्क दैट इंटरनेशनल लॉ इज द वैनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, सही बात है, बहुत ही फेमस कोट है हॉलैंड का कि इट इज द वैनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। नेक्स्ट, हॉलैंड वाज एन एनालिटिकल ज्यूरिस्ट, ये बात भी सही है। The Vienna Convention, the law of treaty, provides that a treaty may be binding on the third states as well. हाँ, Vienna Convention में ये दिया हुआ है। Next is Grotius and Vettel were positivist, वो positivist नहीं थे, वो naturalist थे, इसलिए ये वाला statement हो गया गलत। The International Court of Justice recognizes the source of international law under Article 36(1)(c). It's not 36, it's 38. 38 आर्टिकल नंबर 38 जो है ICJ स्टैट्यूट, वो डिफाइन करता है सोर्सेस को। तो ए बी एंड सी करेक्ट है, डी एंड ई रॉन्ग है, तो स्टेटमेंट सही कौन कौन से होगा, ए बी एंड सी ओनली। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग केसेस रिलेटिंग टू एक्सट्रेडिशन इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो ये तो हमें पता है कि यूएस वर्सेस रशिया का जो केस है वो सबसे पहले आया था, तो सबसे पहले आ जाएगा सी। जिसको भी ये पता है ना यूएस वर्सेस रशिया का केस सबसे पहले आया था, तो हो जाएगा सी। उसके बाद आया था सोरिंग वर्सेस यूनाइटेड किंगडम का, उसके बाद आया था हमारे पास किंडलर वर्सेस कनाडा, फिर आया था चिटेट वर्सेस कनाडा, और फिर दया सिंह लहारिया 2002 का केस है, जो कि कुछ केसेस थोड़े रैंडम हैं, बट वही है कि जिसको पता है कि यूएस वर्सेस रशिया का केस 18 में आया था, तो उसको पता चल जाएगा कि इसका आंसर सी से हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं यूजीसी रेट में जहां पे आपको गेस वर्क लगाना पड़ता है, एक दो ऑप्शन को देख करके भी ऑप्शन सही हो जाता है बहुत बार, क्योंकि सारे ऑप्शंस के बारे में पता हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट कुछ ऑप्शन के बारे में हमें एक बेसिक आइडिया भी है तो भी सॉल्व किया जा सकता है। तो ट्राई करना है जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको बहुत अच्छे से लगाएं, क्योंकि पीवाईक्यूज के थ्रू हमें बहुत सारे ऑप्शंस के आंसर भी मिल जाते हैं जो नेक्स्ट अटेम्प्ट में यूजफुल हो जाते हैं। तो जो पहले अटेम्प्ट्स में पेपर्स हो चुके हैं उन पेपर्स को अच्छे से लगाने का फायदा बस यही है कि हमारा गेस वर्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हमें समझ में आ जाता है कि यूजीसी किस एरिया में से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन विच डेट, दो क्वेश्चंस इस बार आए थे इनएक्टमेंट पे, मतलब ये थोड़े से रैंडम क्वेश्चंस हैं, हर बार वैसे यूजीसी नहीं पूछता है, इसलिए कोशिश करनी है कि जब भी आप कोई एक्ट पढ़ो एक सरसरी नजर मार लो ताकि गेस वर्क कर सके अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। एनजीटी एक्ट कौन से ईयर में आया था, ये आया था 18 अक्टूबर 2010 में। नेक्स्ट, Which of the following is not correct about the nature of limited liability partnership, कौन सा करेक्ट नहीं है, तो इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, ये तो है, LLP is a body corporate like company, LLP is also a body corporate, it is a legal entity separate from its partner, ये भी सही है, जो कि पार्टनरशिप एक्ट में जो चीज नहीं है, जो फीचर्स पार्टनरशिप एक्ट के नहीं है, बहुत सारे फीचर्स वो LLP के हैं, इसीलिए LLP को लाया गया था, क्योंकि
जो पार्टनरशिप थी उसमें कुछ ऐसे फीचर्स थे जो कंपनी में नहीं मिलते, ऐसे फीचर्स नहीं थे जो कंपनी में मिलते हैं, इसलिए एलएलपी में जो कंपनी के कुछ फीचर्स हैं वो लाए गए हैं। तो बॉडी कॉर्पोरेट भी है ये, इट इज अ लीगल एंटिटी, पार्टनरशिप इज नॉट अ लीगल एंटिटी, क्योंकि पार्टनर्स और जो पार्टनर है और जो पार्टनरशिप है उनको एक ही माना जाता है, बट एलएलपी में ऐसा नहीं है, उनको सेपरेट माना जाता है। तो ये दोनों फीचर्स हैं। इट एंजॉयज द बेनिफिट ऑफ परपेचुअल सक्सेशन, वही सेम जैसा कि जो बेनिफिट कंपनी में मिलता है वही एलएलपी में मिलता है। परपेचुअल सक्सेशन का कंसेप्ट एलएलपी में भी है जैसे कि कंपनी में होता है। इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि ये पार्टनरशिप में मिलता है, एलएलपी में नहीं मिलता है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, फिर मैंने बताया नॉट करेक्ट वाले कम से कम बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो जब भी आप क्वेश्चन स्क्रीन के सामने बैठ के सॉल्व करें तो लिख लें क्वेश्चन नंबर दिस इज अबाउट नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा है, बहुत हेल्प होती है और 2 से 3 क्वेश्चन गलत होने से बच जाते हैं इस ट्रिक से। नेक्स्ट, which article of the Constitution of India provides that Government of India can be sued in the name of the Union of India and state government may be sued in the name of the states? Very important article, it is article number 300 clause 1. Next, setting up the State Human Rights Commission is provided under which chapter? चैप्टर से भी क्वेश्चन आया था इस बार, तो थोड़े से रैंडम क्वेश्चंस आते हैं, तो हर एक्ट को इस तरीके से पढ़ना है कि ऊपर जो इंडेक्स है वो भी हम पढ़ के जाएं, इंडेक्स को देख के जाएं एटलीस्ट, वही गैस वर्क इजी हो जाता है। सब कुछ याद रखना इज नेवर पॉसिबल, बट अगर एक बेसिक आइडिया होगा, हमने पहले के कुछ क्वेश्चंस लगाए होंगे तो उससे 5-6 क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग ओपन्स दैट हिस्टोरिकल सोर्सेस ऑफ लॉ पर्टेन्स टू लीगल हिस्ट्री एंड नॉट टू लीगल थ्योरी? ये किसने दिया है, ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है सामन का। नेक्स्ट, which of the following is not a subject matter of copyright as per section 13 of Copyright Act? कौन सा सब्जेक्ट नहीं है? कॉपीराइट की डेफिनेशन जो है वो 13 में अच्छे से दी हुई है, तो इसमें से कौन सा सब्जेक्ट नहीं है कॉपीराइट का? नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉपीराइट, तो वो है परफॉर्मेंस ऑफ परफॉर्मर्स, क्योंकि उसके लिए अलग से सेक्शन 38 है जो उनके राइट्स को बता रहा है, इसलिए परफॉर्मेंस ऑफ परफॉर्मर्स उसमें नहीं आएगा। सेक्शन नंबर 38 कॉपीराइट एक्ट में ऑलरेडी गिवन है। सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स है, ड्रामेटिक वर्क है, साउंड रिकॉर्डिंग है, बट परफॉर्मेंस ऑफ परफॉर्मर्स नहीं है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग आईपीआर ट्रीटीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले आया था मैड्रिड एग्रीमेंट 1891 में, फिर आया था मैड्रिड प्रोटोकॉल 1989 में, फिर आई थी सिंगापुर ट्रीटी जो 2006 में आई थी, और फिर आई थी बीजिंग ट्रीटी 2012 में। तो सबसे पहले आया मैड्रिड एग्रीमेंट सी, उसके बाद आया प्रोटोकॉल बी, उसके बाद आया डी, सी डी, फिर सिंगापुर ट्रीटी 2006 और फिर आई बीजिंग ट्रीटी 2012। क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस, असर्शन रीजन के क्वेश्चन और नॉट करेक्ट वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं यूजीसी नेट में, उनको करके जाना है अच्छे से, उसके लिए प्रिपेयर होके जाना है, क्योंकि भाई प्रिपेयर अगर मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे, हमें पता है कि नॉट करेक्ट के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पे नॉट करेक्ट और करेक्ट में कंफ्यूजन नहीं होगा, याद रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करते करते। उस टाइम पे थोड़ी एंग्जाइटी भी होती है, एग्जाम आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हो तो सारे बच्चे बैठे होते हो, स्क्रीन के सामने आपको एग्जाम देना है, विद इन 3 आवर्स वो एग्जाम देना है, तो ऐसे में करेक्ट और नॉट करेक्ट पे ध्यान नहीं जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए मेंटली प्रिपेयर्ड होकर जाना है कि कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन नॉट करेक्ट के मिलेंगे, और उन क्वेश्चन को वहीं की वहीं रफ पेपर पे लिख लेना है कि इट इज अबाउट नॉट करेक्ट, इट इज अबाउट नॉट करेक्ट, इट इज अबाउट नॉट करेक्ट। अगर आपको लास्ट में टाइम मिले तो नॉट करेक्ट के हिसाब से आंसर्स को चेक कीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस नॉट करेक्ट वाले थे, उसमें हमने करेक्ट के हिसाब से आंसर तो नहीं दिया है। नेक्स्ट, which of the following cases decided by the Supreme Court of India deals with the concept of public wrong? public wrong से related कौन सा केस है? फेमस केस सेबेस्टियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, under which condition a widowed daughter-in-law cannot claim the right of maintenance from father-in-law as per Hindu Adoption and Maintenance Act? देख लेते हैं। If she is unable to maintain herself, कर सकती है, ऐसे में तो वो मांग सकती है। If father-in-law has co-partner property in his possession and she has not obtained a share, अगर उसको शेयर नहीं मिला है तो फिर वो मांग सकती है, क्योंकि अगर उसको शेयर मिल चुका है तो फिर वो क्योंकि उस शेयर के थ्रू अपने आप को मेंटेन कर सकती है, तो फिर वो नहीं मांग सकती है। बट इसमें क्या दिया हुआ है, उसको शेयर नहीं मिला है, तो इस केस में तो वो मांग सकती है। इफ शी हैज सीज्ड टू बी हिंदू, नहीं, अगर वो हिंदू ही नहीं रही है तो फिर वो एक्ट उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, तो यही वो केस है जहां पे वो नहीं मांग सकती है। अगर लास्ट ऑप्शन देखें, इफ शी इज अनेबल टू ऑब्टेन मेंटेनेंस फ्रॉम द एस्टेट ऑफ हर डॉटर्स या फिर सन, अगर उन लोगों की एस्टेट से भी उसको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं तो फिर वो मांग सकती है अपने फादर इन लॉ से। बट इफ शी हैज सीज्ड टू बी हिंदू, तो उस केस में नहीं मांग सकती। क्यों? क्योंकि उस पर हिंदू मैरिज एक्ट या पूरा हिंदू लॉ ही अप्लाई नहीं करेगा ऐसे में। नेक्स्ट,
अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर कमिंग। तो सबसे पहले आया था अमेरिकन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1990, फिर आया था यूके डिसेबिलिटी एक्ट 1995। अगर देखें तो इसके हिसाब से आंसर आ जाएगा बी सी। फिर आया था राइट ऑफ डिसेबिलिटी एक्ट इंडिया का और यूएन कन्वेंशन ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट। नेक्स्ट, which amendment to the American Constitution explicitly declared that powers not specifically delegated to federal government were part of sovereign authority of state government? तो ये है कौन सा अमेंडमेंट है? अमेंडमेंट नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट। Assertion reason, a waqf under Muslim law is essentially a religious and pious obligation। सही बात है, वक्फ जो है वो रिलीजियस और पायस ऑब्लिगेशन है। रीजन, प्रोविजन इज समटाइम्स मेड इन वक्फ फॉर सच चैरिटीज एंड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ वनसेल्फ, वंस चिल्ड्रन एंड डिसेंडेंट्स। ये भी बात सही है कि हम प्रोविजन बना सकते हैं ऐसे में कि जो कुछ पोर्शन जो है उनके बच्चों के लिए या फिर डिसेंडेंट्स वगैरह के लिए रखा जाए। दोनों ही बात सही है, बट वो पायस और रिलीजियस का रीजन नहीं है। ये क्यों वक्फ जो है पायस और रिलीजियस ऑब्लिगेशन है, रीजन उसमें एक्चुअली एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो बोथ करेक्ट बट इट इज नॉट द करेक्ट रीजन। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, अंडर क्लॉज 3A ऑफ आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉ इंक्लूड्स। सेक्शन आर्टिकल नंबर जो 13 है उसमें लॉ की पूरी डेफिनेशन गिवन है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेज। एक्ट वाला इसलिए नहीं आया क्योंकि एक्ट उसमें नहीं दिया है भाई, क्योंकि जो आर्टिकल 13 है उस पर ऑलरेडी बहुत डिबेट हुई थी, उस पर बहुत सारे केसेस भी आ चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और जो आर्टिकल 368 है उसमें जो अमेंडमेंट होता है क्या वो लॉ के तहत आएगा या नहीं आएगा, इसलिए उसमें जो एक्ट वर्ड है वो अब नहीं है। इसलिए एक्ट को हटा के बाकी सारी चीजें लॉ के अंदर इंक्लूडेड होंगी, इसलिए ऑप्शन 4 होगा ना कि ऑप्शन 2। नेक्स्ट, अब यह है मैच द फॉलोइंग, थ्योरीज को लगाना है। तो पिजन होल थ्योरी वेरी फेमस, टॉट्स में भी हमने पढ़ा है। किसने दी थी? सामंत ने दी थी। नेबर रूल जो आया था वो डोंगी वर्सेस स्टीवन के केस में लॉर्ड एटकिन ने दिया था, तो बी का हो जाएगा 3। टॉट इज सोशल इंजीनियरिंग, ये बोला है विलियम प्रोसेसर ने। और यूज ऑफ फ्रेज लॉ ऑफ टॉट, लॉ ऑफ टॉट जो है वो विनफील्ड ने बोला था, और लॉ ऑफ टॉट्स जो पिजन होल थ्योरी है वो सामंत ने दी थी, तो ये विनफील्ड। तो कहां से स्टार्ट होगा? पिजन होल थ्योरी किसने दी थी? सामंत ने। ए का 4, बी का 3 नेबर रूल लॉर्ड एटकिन ने दिया था, और टॉट इज सोशल इंजीनियरिंग सी का 1 विलियम प्रोसेसर ने बोला था, और यूज ऑफ फ्रेज लॉ ऑफ टॉट दिया था विनफील्ड ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, धर्मसूत्रास किसने दिए थे? ये दिए थे वशिष्ठ ने। मयूखा नीलकंठ से रिलेटेड है। दायभाग जिमूतवाहना, और धर्मशास्त्रास दिए थे नारद ने। तो ए का हो गया हमारे पास 3, बी का 4 मयूख नीलकंठ, दायभागा जिमूतवाहना, और धर्म शास्त्रास ये हो गए नारद जी। नेक्स्ट, ये आर्टिकल्स मैच करने हमें। तो आर्टिकल नंबर 325 क्या बोलता है? वन इलेक्टोरल रोल एज इट इज। आर्टिकल 326 बात करता है एडल्ट सफरेज की, 18 ईयर्स के ऊपर लोग वोट कर पाएंगे। आर्टिकल 327 जो है वो पार्लियामेंट की पावर की बात करता है टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर्स। और आर्टिकल नंबर 329 वेरी इंपॉर्टेंट, जो बात करता है बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स एंड इलेक्टोरल मैटर्स, मतलब जो कोर्ट है वो इलेक्टोरल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 4, क्योंकि उसमें पावर 327 में पावर दी है पार्लियामेंट की, और 329 में बार इंटरफेरेंस। तो ये हो जाएगा A1, ये ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वासी जुडिशियल फंक्शन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन हो जाएगा हमारा ये ऑर्डिनेंस। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन यानी कि जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन लेके आ रहा है, लेजिस्लेशन मतलब यानी कि जो लॉ है वो लाने का काम किसका होता है? वो होता है लेजिस्लेटिव का। बट एग्जीक्यूटिव अगर वो लेजिस्लेशन लेके आ रहा है तो वो ऑर्डिनेंस होगा। उसके बाद आ जाएगा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक फीचर है। फिर क्वासी जुडिशियल फंक्शन, जो कि है एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन, यानी कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज एडजुडिकेट करती हैं तो वो एक क्वासी जुडिशियल फंक्शन माना जाता है, क्योंकि एडजुडिकेट करने का जुडिशरी का काम है। बट जुडिशरी से हटके जब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज खुद एज जुडिशरी काम करते हैं तो हम बोलते हैं कि वो एक क्वासी जुडिशियल फंक्शन है, ना कि जुडिशियल फंक्शन।
और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से रिलेटेड हो जाएगा अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस। तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन से आ गया हमारा ऑर्डिनेंस ए का 4, एक ऑप्शन से हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट, which article of the Constitution of India provides that Government of India can be sued in the name of Union of India and the state government be sued in the name of the states? तो वो है आर्टिकल नंबर 301। आर्टिकल नंबर 301